बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ हैं जनाब जुलाइट इन दिल्ली के थीम्स जो होते हैं ना, किसी भी ड्रामा समझ लें, नावल समझ लें या कुछ भी समझ लें, जो राइटिंग का प्रोसेस होता है ना, उसमें थीम्स बड़ी अहमियत रखते हैं और किसी ख्याल हो जाते हैं ना। यानी आपने क्या सिखाना है, आपने क्या सीखा है, आपके काम से देखने वाले को क्या पता चला, ये सब कुछ थीम होता है। मेजर थीम्स बताएं। यहाँ ये पूछा जा रहा है बड़े बड़े जो उसने इस्तेमाल किए ना मरकजी ख्यालात, वो बताएं। अब अहमद अली हमारे चूंकि नावल के राइटर हैं, तो हमने उनका नाम इंट्रोडक्शन में लिख दिया कि उन्होंने हमें पापा इंट्रोड्यूस करवाए हैं लातादाद बहुत नंबर्स, यानी बड़े ज्यादा थीम्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं नावल के अंदर। नावल का जो काम है वो मुख्तलिफ सतह पर होता है, क्योंकि उसने लेकर आना है एक राबता किसके साथ, रीडर्स की डिलाइट के साथ, मुकम्मल एक कोहेरेंट रखना है, एक तसलसल रखना है। देखिए राबता टूट नहीं रहा है, तसलसल सीधा सीधा चल रहा है। इसी तरह से अगर हम इसे लुग़वी मानी में देखते हैं या लुग़वी सतह पर हम आ जाते हैं इसको देखने के लिए, थीम्स को क्या है, ये लुग़वी लिहाज से क्या है, तो जनाब ये एक सैड कहानी है मिस्टर निहाल की और उनके खानदान की और उनके ट्रेजिक जवाल की। उनका जो अलमिया जवाल हुआ उसकी कहानी है, और इसके बाद क्या चलता है इसके अंदर बहुत गहरा चलता है जनाब, एक डीप गहराई में चला जाता है क्या, इन्फेरियंस। अब यहाँ पर एक हमें इस किस्म का अंदाजा लगाया जाता है कि बड़ी गहराई में बात कर रहा है, और गहराई में बात करके हमें ताल्लुक देता है, कौन, राइटर ताल्लुक देता है इंसानियत के साथ। वो हमें सारी वही बातें बताता है ना जो इंसानों की जिंदगी में होती है, जो इंसानों को तकलीफ देती हैं या जो इंसानों के लिए प्रॉब्लम्स का बायस बनती हैं। लिहाजा हम देख लेते हैं जनाब यहाँ पर, हैंस लिहाजा ये काम करती हैं सारी चीजें, क्योंकि एक इंडिविजुअल और उसके साथ उसका आर्म लेवल सारा कुछ हमें इसमें दिखाया गया। इंडिविजुअल कौन है, अगर मेरे हाल देख ले एक इंडिविजुअल बन जाता है, बल्कि इसको देख ले एक इंडिविजुअल बन जाती है, और असगर को देखें तो भी एक इंडिविजुअल के तौर पर हमारे सामने आता है। यानी कि सारे के सारे इंडिविजुअल्स को ना उसने बड़े स्टाइल से दिखाया, लेकिन मेन कैरेक्टर उसने मीर निहाल को दिया है। अहमद अली ने बड़े वाजिया तौर पर बयान दिया है कि मेजर थीम्स जो इसने इसमें ट्विलाइट इन दिल्ली में हमारे सामने इंकशाफ किया है, जिनका अपने अल्फाज में कुछ ऐसे कहता है। अब ये बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन आ रही है। My purpose in writing the novel was to depict a phase of our national life. बहुत इजी रिपीटेशन, और अहमद अली की तो याद करना बनती है, आपकी सब क्वेश्चंस के अंदर सेट होती है। कहता है मेरी कोशिश थी और मेरा मकसद भी तो यही था कि मैं लिखूं एक नावल जो कि बताए हमारी कौमी जिंदगी के रुख बताए, द डिके सवाल बताए ऑफ द होल कल्चर, सारे के सारे कल्चर का सवाल बताए, पार्टिकुलर मूड बताए, खास खास तबीयत मूड रवैये, किसके सोच के रवैये और लिविंग स्टाइल्स, कैसे वो लोग रहते थे, उनकी इक़्तिदार क्या थे, उनकी वैल्यूज क्या थी, किन पर वो कस्टम रस्म रिवाज पर यकीन रखते थे, और जो अब खत्म हो चुकी है और बिल्कुल धुंधला सी गई है। अगर यही ना ऑलरेडी राइट बिफोर इन आवर आइज, बहुत जबर बात कर रहा है कि मेरी क्या हम सब की आंखों के सामने हमारा कल्चर जवाल को पहुंचा और बिल्कुल खत्म हो गया और दूर चला गया, हमने देखा अपनी आंखों के सामने। बहुत प्यारी कोटेशन है। डोमेस्टिक लाइफ पे बात कर लेते हैं। घरेलू जिंदगी जो होती है ना जनाब, उससे ही तो जिंदगी शुरू होती है। घरेलू जिंदगी की कुछ बातें होती हैं, आगे चलती हैं, उसमें हमें वो बताता है जनाब कि वो एक महवर समझा जाता है किसी भी सोसाइटी के कल्चर का। लोग कैसे घरों में जिंदगी गुजारते हैं, इसी से कल्चर का पता चलता है। कोई यहाँ पर तस्वीर कशी नहीं है किसी खास कल्चर की, और पॉसिबल तो यही था कि एक्सप्लेनेशन ना दी जाती डोमेस्टिक लाइफ की, लेकिन डोमेस्टिक लाइफ की एक्सप्लेनेशन देना बहुत इंटेल्स था, लाजिम था। राइटर्स हमें बताता है कि जैसे सब डिवीजन की, यानी उसने घरेलू जिंदगी निकाली, खादामा की जिंदगी निकाली, उसने इसके बाद वाइफ की जिंदगी निकाली, नौजवान की जिंदगी निकाली, शोहर की जिंदगी निकाली, ये सारी सब डिवीजन हो गई है। सब डिवीजन उसने की है जिंदगियों की। अब इसके साथ साथ उसने घर को भी डिवाइड कर दिया है। घर को उसने डिवाइड कैसे किया, एक हिस्से को मर्दाना कर दिया और एक हिस्से को जनाना कर दिया। इससे पता चलता है आपको किरदार भी डिवाइडेड है, और किरदार इसीलिए डिवाइडेड है क्योंकि उनके घरों में दीवार थी। ये जो बनाने वाले
आर्किटेक्चर्स थे ना, आर्किटेक्चर्स क्या करते थे, घरों का नक्शा बनाते थे ना, तो जब घरों का नक्शा बनाते थे तो खास तौर पर उन्होंने इस चीज का ख्याल रखना है। और जब एक घर का नक्शा बना है तो उसमें उन्होंने बहुत बड़ी मिसाल कायम करनी है, और वो रास्ते, वो तरीके जिनसे वो सोचते हैं, जिनमें वो रहते हैं अपने घरों में, अपने लाइफस्टाइल में, वो सब बताना है। देखिए, आप हमारे घरों की क्या जरूरत है, एक किचन, एक बाथरूम, एक ड्राइंग रूम, एक बेडरूम, अटैच बाथरूम। उस जमाने में अगर आप यूज कर रहे हैं घर का नक्शा, तो आप क्या करेंगे जनाब, देखेंगे कि मर्दों ने कहाँ बैठना है, औरतों ने कहाँ बैठना है, जनाना मर्दाना, इन चीजों का ख्याल रखेंगे। स्लो आ रही है आवाज डियर, रियली स्लो आ रही है, ओह माय गॉड। अच्छा, मैं तो वैसे अब अभी ठीक हुई है, अपने मुंह के आगे मैंने रखा हुआ है माइक बिल्कुल। हम्म, अभी ठीक आ रही है, बोले। माइक मैंने अब अपने माउथ के बिल्कुल करीब रखा हुआ है, ठीक है। ओके डियर। अब ये उसने बताया कि रहने वालों का खास ख्याल रखता है, और जिम्मेदारी बन जाती है आदमी की और औरत की कि इस फर्क को, जो कि बहुत साफ जाहिर है, जिम्मेदारी से इस फर्क को निभाएगा। यानी जनाना ने मर्दाना में नहीं जाना, मर्दाना ने करके जनाना में आना है। यहाँ तक खांस कर आते थे पहले हमारे जो बड़े बूढ़े होते थे कि औरतें हैं तो दुपट्टा ले ले सर पे। खवातीन इंतजार करती हैं अपने शौहरों का सुबह से लेके शाम तक, क्योंकि वो उनके बगैर खाना भी नहीं खा सकती। इसीलिए कि जनाब वो आएंगे, उनको लुभाएंगी और फिर खाना खाएंगी। ये उनकी जिम्मेदारी थी, कल्चर की बता रहा है। इसी तरह से आदमी को तसव्वुर किया जाता था कि वो बर्तर है रेदर देन वुमेन्स, औरतों से ज्यादा उसकी बर्तरी है किसमें, घरेलू मामलात में। इंडियन मुस्लिम कल्चर की तरफ अगर देखते हैं तो आदमी फील करता है, बहुत ज्यादा प्राउड करता है कि भाई मैं खवातीन की प्रोटेक्टिंग कर रहा हूँ किसी भी खतरे से, और चाहे वो कोई ठग हो या कोई रबर हो, कोई डाकू लुटेरा ठग कोई भी हो। अब इसके साथ इसके खिलाफ जो आदमी होते थे ना, वो कोई हिस्सा नहीं डालते थे किसी किस्म के मुनज़्ज़माना निज़ाम में। घर के उन्होंने प्याला भी उठा के इधर से उधर नहीं रखना। अरेंजमेंट करते थे फीस्ट की, जैसे मेले शेले आते हैं, कोई सालाना फंक्शन आ जाता है, तो वो खास तौर पर सिर्फ खवातीन की ज़ेरे निगरानी होता था। आदमी का फर्ज ये था कि जनाब वो बस पैसा ले आए और चीजें ले आए, बाकी कोई काम नहीं होता था। नावल डील्स करता है मुख्तलिफ इकसाम की रिचुअल्स, रिचुअल्स होते हैं रस्म रिवाज, और कस्टम्स भी हमारे रस्म रिवाज ही होते हैं। किसके अंदर, मैन काइंड के अंदर जो पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर दिल्ली के रस्म रिवाज की बात हो रही है। ताकि फेस्टिविटीज आ रही हैं, जो कोई भी आप देख लेते हैं कि जैसे रस्म आ जाती हैं, कोई मेले शेले आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई शादी का भी फंक्शन आ जाता है ना, या बच्चे की कोई पैदाइश हो जाती है, तो उसको बड़ी ही आला पैमाने पर, यानी पूरी दुनिया देखे जी हमारे घर बच्चा हुआ है, हमारे घर शादी है, ये सारी दुनिया को पता चलना चाहिए। इसी तरह से जब कोई जनाजा होता है उसकी भी डिस्क्रिप्शन बताता है, शादी, आपने ये नोट करना है, शादी की भी डिस्क्रिप्शन बता रहा है, जनाजे की भी डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि किस तरह लोग जनाजों में शिरकत करते थे। और कोई बीमार अगर हो जाता था तो उसके लिए फीलिंग्स रखते थे, बड़ी उदास, बड़ी मायूस, यानी उसकी खैरियत पूछने जाना, दूसरे दुनिया के किसी भी कोने में हो या कहीं से भी हो, अगर वो इनके कल्चर का बंदा है तो वो जब इनसे मिलेगा तो ये उसकी पास पुरस करेंगे, उससे पूछेंगे। लिहाजा ये जो साइकिल चल रहा था जिंदगी का और मौत का, ये टेक प्लेस लेता ही रहता है पूरे नावल के अंदर। और इस नावल में इसके साथ एम्बिवलेंट फीलिंग्स, बड़ी जज्बाती एहसासात होते हैं। जज्बाती एहसासात किसके होते हैं, रैप्चर के, बेखुदी के। बेखुदी से हम जज्बात में मुब्तला हो जाते हैं, रिजेक्शन, कुछ मायूसियां आ जाती हैं, कुछ नाकामियां आ जाती हैं, कुछ हमें चीजें मिल भी जाती हैं, कुछ झगड़े भी होते हैं, और इसके साथ साथ कुछ हमारी सुलह सफाइयों के काम भी होते हैं। पूरी कायनात देख लें, खास तौर पर ये शेयर किए हुए जो थीम हम बताए हैं मोहब्बत और शादी के बारे में, हमारे राइटर ने हमें मोहब्बत भी दिखाई, हमें शादी भी दिखाई है। मोहब्बत तो अब्बा भी करती है ना इसके, मोहब्बत ये भी करता है, किससे करता है, मुश्तरी बाई से करता है। और ये सारी चीजें उसने हमें दिखाई हैं बड़ी ईमानदारी से, फिडेलिटी, ईमानदारी से, इनफिडेलिटी, और साथ साथ बड़ी ही
जिसे कहते हैं ना बेईमानी और ईमानदारी दोनों, दयानतदारी और ना दयानतदारी के साथ दिखाई। कुछ चीजें छुपानी भी पड़ती हैं कल्चर के लिए, लेकिन उसने बैलेंस रख के हमें दिखाया है। यानी उसने रिश्ते दिखाए हैं कि तो वाइफों से रिश्ते रखते थे जनाब नवाब, इस बात से शर्माया नहीं है, बीवियों से अच्छा सलूक नहीं करते थे, उसने ये भी बताया है। और ये सारा का सारा क्या बन जाता है, हमारे राइटर की दिलचस्पी का बाइस था ये सब कुछ। राइटर जो है उसने हमें बहुत वाजिया और जोग्राफियाई लिहाज से तस्वीर कशी की है। सिटी ऑफ दिल्ली को अंडरलाइन करेंगे, दिल्ली की सिटी की हमें उसने तस्वीर कशी करके हमारे सामने रखी है, और उसने हमें इसके मल्टी फेस्टेड वेज दिखाए हैं, यानी बहुत से हिस्से हमें दिखाए हैं इसके दिल्ली की सिटी के। और वो बड़ा कामयाब भी हुआ अपनी इस कोशिश के अंदर, और इस कोशिश के अंदर उसने क्या किया, हमें ले गया और हमें उसने मुख्तलिफ सिमतें दिखाई अपनी लैंडस्केप की, अपने इलाके की। फिर हमने नज़ारे देखे, फिर हमने आवाज़ें सुनी, फिर राइटर ने दिखाया कि किस तरह से जो रीडर होता है एक सफ़र पर निकल पड़ता है जब रीडर लिटरली स्टार्ट करता है चलना उन दिल्ली की गलियों में। यानी वो हमें अपने साथ दिल्ली की गलियों में ले जाता है, अजान की आवाज़ सुनाता है, फकीर की आवाज़ सुनाते हैं। इसी तरह से वो कोशिश भी करते हैं जनाब राइटर के हमारे सामने क्या रखें कि ऐसी सीरत वाली बात रख लें जो कि पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल डिटेल्स दे। इसको अंडरलाइन करें, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल डिटेल। इस नावल में आपको तारीख और सियासत दोनों नजर आ रही हैं। अहमद अली का मतलब ये था कि वो पोर्ट्रे करे, एक हमें ऐसी दिल्ली दिखाए जिसको वो हमारे सामने तस्वीर बना के पेश कर रहा है जैसे हमें वो नजर आ रही है दिल्ली। और एक ट्रेजिक करैक्टर जो था, जो कि जब तक जिंदा रहता है सांस लेता है, और उसकी डिस्क्रिप्शन पूरे नावल में हमें मिलती है। और वो कौन था, वो मिस्टर निहाल थे। नावल ट्यूबलाइट इन दिल्ली अगर देखते हैं तो गिर्द घूमता है किसके, ये कुछ तबाहियों के गिर्द घूमता है, ये कुछ ऐसी अखलाकी लापरवाहियों के गिर्द घूमता है। अखलाकी लापरवाही थी ना तो वाइफ से जाके ताल्लुक बना लेना, ये इन इन चीजों के गिर्द घूमता है। एक बड़ी सकाफत दिखाता है हमें और उनकी तहजीब दिखाता है किसकी, जो लोग दिल्ली में बसते हैं। अहमद अली पोर्ट्रेट करता है इथिकल डिस्क्रिपेंसी। अब वो हमें अखलाकी तौर पर भी उनकी वो जवाल वाली चीजें दिखाता है जो कि नहीं सामने आनी चाहिए थी, क्योंकि बाजू का तो होता है कि एक चीज पे पर्दा डालना पड़ता है लेकिन दिखानी पड़ती है। इसके बाद वो हमें उनकी तहजीब भी दिखाता है, करेक्टर के अंदर जो मिस्टेक्स और शॉर्ट कमिंग्स होती हैं वो भी हमें दिखाता है हमारा राइटर अहमद अली। मेल करेक्टर्स को खास तौर पर दिखाया जाता है कि जनाब वो बड़े ही अनरूली हैं और बड़े बिट्रेट हैं, दगाबाज होते हैं ना, धोखेबाज होते हैं, बीवियों को धोखा देते हैं, अपनी मेट्स के साथ चक्कर चलाते हैं, उनको धोखा देते हैं। तो ये क्या है, ये एक किस्म के तुर्श, बड़े गुस्सीले किस्म के किरदार हैं। अब ये गुस्सीला ही होता है ना हमारा असगर भी, और हम मीर निहाल भी गुस्सीला ही होता है। अब यहाँ पर ये इसने बताया कि बड़े तुर्श और बड़े ही धोखेबाज किस्म के किरदार थे, दगा देते थे। अब इसी तरह से ये मुलव्वस हो जाते हैं उन मामूली एक्टिविटीज के अंदर, जैसे कि गुड्डियां, पतंगे उड़ाना, टाइम को जाया करना, बेकार किस्म की चीजों का पीछा करना, जैसे कि अलकैमी। अंडरलाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फीमेल्स की तरफ चले जाते हैं तो दूसरी तरफ उनको देख लेते हैं बड़ी ही अनइनफॉर्म्ड है और इन्हें पता ही कुछ नहीं है दुनिया में चल क्या रहा है, बेखबर, रियलिटी से तो बिल्कुल बेखबर है। ऐसा महसूस होता है कि बरअक्स हैं, उनको पता ही नहीं है कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम, उनके गिर्द हो क्या रहा है। और अपनी रिवायात के मुताबिक वो वैसे भी चाहती है हमें पता ही ना चले। इसीलिए तो मीर नहार की बेगम को अंधा दिखाया गया कि वो इसी चीज की सिंबलाइजेशन में कर रही थी कि जनाब आपको कल्चर का पता ही नहीं, कोई नहीं। वो रहते हैं एक ही इलाके में, कन्फाइंड रहती हैं, बंदी रहती हैं उन चार दीवारों के अंदर जो कि उनके घर की हैं, और उन्हीं के अंदर ही उनको कहा जाता है ना डोली आएगी तो जनाजा आएगा, वो चक्कर चल रहा होता है। वो महरूम होती हैं तमाम हकूक से, क्योंकि उसको उन्हें पता ही नहीं होता, उन्हें नॉलेज ही नहीं है, अब उन्हें एजुकेशन ही नहीं है, हर किस्म के हकूक से महरूम है। अहमद अली जो है वो हमें बताता है कि ये जो थीम ऑफ टाइम इसने हमें दिखाया है, टाइम के साथ साथ दिखाया ना, और टाइड होता है लहर, वक्त रुकता नहीं है, वक्त चलता रहता है, चलता रहता है और चलता ही रहता है। ये उसने हमें दिखाया, और उसके बाद उसने बताया कि ये ताना बाना बुनते हैं स्टोरी का, और स्टोरी का ये ताना बाना बड़े आलमगीर अंदाज में बुनते हैं, हकायक को मद्देनजर रखते हुए।
यूनिवर्सल फैक्ट हमें दिखाते हैं। टाइम एंड टाइड के लिए उसने कहा है कि ये वाकई ही किसी का इंतजार नहीं करते, अंडरलाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है टाइम एंड टाइड का। इसके बाद क्योंकि वक्त ने इंतजार नहीं किया था, ना मीर निहाल का, ना उसके बच्चे का, ना उसका असगर का, ना बिल्किस का, ना हुकूमत का, ना पॉलिटिकल जो लोग आगे थे हमलावर होने के लिए, उन्होंने भी तो काबिज हो गए थे ना, तो इंतजार तो किसी ने नहीं किया, तब्दीली आई थी। और इसके बावजूद कि सारी की सारी जिंदगी उल्टम पल्टम हो चुकी है, सब कुछ चलता रहता है, और वो बस कहते हैं धम कलंदर गॉड विल गिव, धम कलंदर गॉड अलोन, बस उन्होंने कवालियां सुनने का बड़ा शौक होता है। ये सारी एक कवाली की टून है, उसी की वो धुन में सारा गिलाते हैं, और हमेशा जो उसकी चल रही आवाज आवाज होती है, जो ड्रम की थ थ थ थ आती है ना, ड्रम की बीट होती है, उस पे वो झूमते हैं। अच्छा, ड्रम की बीट आपको ना उसमें भी दिखाई दिया, याद है वो जब वो गया था कर्ट्स को मिलने के लिए, तो आगे ड्रम की बीट्स आई थी जिसपे अनफेथफुल पिलग्रिम्स जो थे वो झूमने लग गए थे। ये भी इसी वजह से दिखाया गया है कि जनाब ये एक किस्म की वो चीज है जो इससे मिलती जुलती है थीम के साथ, के जो हमारा थीम है टाइम और टाइड, उसके साथ ये सारा मिल रहा है। यानी वक्त गुजर है, अल्लाह ही देगा, अल्लाह अकेला है, अल्लाह ही देगा, अल्लाह ही देगा, ए अल्लाह हमें देगा, हम चाहे कुछ करें या ना करें, हमें अल्लाह ने देना। लेकिन वक्त गुजर जाएगा, उम्र जाया कर दोगे, अपनी सलाहियत फायदा नहीं उठाओगे, तो फिर अल्लाह ने कहा मैं दूंगा, कोशिश तो करो। ये सारा थीम इसके अंदर आ जाता है, पैरालाइज हो जाता है, बेगमंदी हो जाती है, क्यों, कुछ करना ही नहीं चाहते थे वो अपने बारे में। ये जो फड़फड़ाना दिखाया गया ना पिजन्स के विंग्स का, वो भी तो जाहिर हमें कर रहा है ना कुछ, कि वो क्या दिखा रहा है, खास तौर पर वो तनाव दिखा रहा है, एक खास तनाव दिखाता है पूरे नावल के अंदर। परिंदों के फड़फड़ाने की आवाज आती है, इनके पर बिखरे बिखरे नजर आते हैं, स्कैटर दिखाते हैं जब बिल्ली हमला करती है। इसी तरह से वो हमें याद दिलाता रहता है कि वो सारे के सारे जो यहाँ पर लेपासिस हो रहे हैं, यानी जो चीजें यहाँ पर लर्ज रही हैं, वो सब हमें दिखाता है टाइम ऑन टाइट लाइफ का जो है। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो बड़ी बुरी तरह से मुतासिर हो जाते हैं, किसके साथ, अगर वहां पर कोई भी किस्म का कैम्ब्रिज कत्ले आम आ जाए। उस टाइम में तो कत्ले आम आ गया था, कब, जब पॉलिटिकल चेंज आया था, तो राइटर ने महसूस किया कि वो वहशीपन के साथ वो लालच उसने महसूस की जो कि टाइम की थी, यानी वक्त में आने वालों के पास भी तो वक्त का लालच था। और उन्होंने कहा कि शायद वक्त हमारा लालच, यानी लालच साहब समझने, वक्त हमारा मुदावा बन जाए, वक्त हमारा हल निकाल दे, लेकिन वक्त तो जालिम होता है, वक्त भी गुजर जाता है। इसी तरह से ये जो हमें बता रहे हैं कि ये जो बेजान किस्म के बंदे होते हैं, और या बेकार चीजें लगा ले क्रीचर्स है ना, जैसे कि सिटी देख ले, वो उसको बेकार समझा गया, सड़कें जो हैं उनको भी किसी किस्म की बेकारी और बेजान बेरूह किस्म की चीजें बना के हमारे सामने पेश किया गया। और ये जो मॉन्यूमेंट्स उनकी यादगारें थी, वो भी तो उन्होंने हमें दिखाई है कि जनाब ये सारी की सारी भी इफेक्ट हुई है किसके साथ, उस कार्नेज ऑफ टाइम के साथ, जब वक्त का इन्होंने कत्लेआम किया। वक्त का कत्लेआम किया, या वक्त की कदर कोई नहीं की, या वक्त गुजरता गया तो उससे फायदा कुछ नहीं उठाया। अब इसके साथ देखते हैं जनाब, बेरहमी जो होती है ना वक्त की, वो दिखाई गई है, उस पर मातम भी किया जाता है बहुत से मौका पर, और इसकी हमें बेतहाशा मिसालें भी मिलती हैं। वक्त बड़ा जालिम होता है, और वक्त की लहरें बन जाती हैं एक वसी किस्म का, जिसे कहते हैं ना, उसका मसावत करने के लिए नावल के अंदर एक मसावी रवैया दिखाया गया है, किसका, वक्त का, और वक्त के गुजर जाने का। वक्त को समझिए आप टाइम, और टाइम की लहरों का आगे निकल जाना। देखिए जो टाइड होती है ना, जो समुद्र की लहरें होती हैं, ये कभी किनारे से मिलती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, फिर नई लहरें आती हैं, किनारे से मिलती हैं, ये है टाइम एंड टाइड। जो लहर आई वो खत्म हो गई, तो टाइम जो गुजर गया वो खत्म हो गया। बहुत से इसमें ऐसे पैरालल थीम भी हमें दिखाई देते हैं जो कि पूरे नावल के अंदर बताना चाहते हैं कि जनाब किस तरह से उसने नावल में थीम को पेश किया है। अहमद अली ने बड़े अच्छे तरीके से इनको गिरफ्त में रखा है, किनको, मरकजी ख्याल को, और वो था ख्याल मरकजी चेंज। पहले टाइम एंड टाइड पे उसने बात की, अब चेंज पे आ गया। मुख्तलिफ औकात में हम देखते हैं वो पेश कर रहा है तब्दीली का थीम हमारे साथ, क्योंकि वो कहता है कि ये नागुज़ीर है, लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का भी तो यही कानून है कि जनाब दोनों चीजें
قدرت کے قانون کے لحاظ سے بھی چینج ہوتی ہیں، چاہے وہ قابل مذمت ہوں، چاہے وہ ناقابل تردید ہوں، وہ چینج ہوں گی۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم بوڑھے نہیں ہوں گے، لیکن ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں وقت نہیں گزرے گا، لیکن وقت گزر جاتا ہے، تو چینج آتا ہے۔ دو نسلوں کا بھی تو چینج تھا، میر نہال اور اصغر، دو سوچوں کی ایک تبدیلی تھی۔ پہلے وہ بلقیس کو ایز اے محبوبہ دیکھا، لیکن بیوی کی حالت میں دیکھا تو اسے عجیب لگا، یعنی یہاں پر بھی اس کی سوچ بدل گئی، بیوی میں پسند نہیں آئی اسے۔ تھیم آف چینج میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جناب بڑے اچھے بڑے لیول سے یہ بھی ہمیں دکھایا گیا ہے، اور اس کے مختلف سطح اس نے دکھائی ہیں ہمیں، جیسے کلچر میں تبدیلی، روایات میں تبدیلی، یقین میں تبدیلی، اعمال میں تبدیلی اور تبدیلی۔ اسی طرح سے اس نے ہمیں دکھائی کہ جیسے گرد و نواح میں تبدیلی۔ کچھ امپورٹنٹ مثالیں بھی اس نے ہمیں دی ہیں جو کہ اسی چینج کے تھیم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ چینج جو ہے وہ رولرز کا بھی تو دکھایا نا، حکومت بھی تو بدلی، پولیٹیکل چینج آیا، سوشل چینج آیا، جنریشن چینج آیا، میرج لائف چینج آیا، مس میچ میرجز سے چینج آیا۔ یہ جو چینج تھا نا، یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ تعلق رکھتا ہے کس کے ساتھ، پس منظر کے ساتھ، بیک ڈراپ آف ناول کے ساتھ۔ جنریشن گیپ پہ آ جائے، اب یہاں پہ دونوں باپ اور بیٹا جو تھے وہ بھی بڑا اہم تھیم رکھتے ہیں، اور دونوں مختلف دنیا میں رہتے ہیں، ان کی اپنی ہی دنیا ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی ایک جیسی ہیں، ورنہ بس وہی ہے، یہی ایک جیسا کہ وہ ایک باپ ہے ایک بیٹا اور دونوں میل ہیں، یہی ایک جیسی بات ہے، باقی تو ان میں فرق ہی کتنا تھا۔ اور دونوں فوائل کرتے ہیں ایک دوسرے کو، دونوں ٹرائی کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ڈھال بنا دے، ڈھانپ دے ایک دوسرے کی۔ اسی طرح سے لیک آف کمیونیکیشن ہے دونوں میں، نئی جنریشن اور پرانی جنریشن بات نہیں کرتی آپس میں، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے، بات کریں گے تو سمجھیں گے نا۔ دیکھیں بیٹا لیٹ آ رہا ہے، باپ لیٹ آ رہا ہے، جا کے سو رہا ہے، صبح باپ نکل رہا ہے، بیٹا بھی صبح دیر سے اٹھ رہا ہے، باپ بڑی پہلے چلے گئے۔ تو جنریشن میں اگر آپ کمیونیکیشن نہیں کریں گے تو انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوگی ایک دوسرے کی۔ اسی طرح سے اصغر کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر ایک تصاد پایا جاتا ہے اپنے ابا کے ساتھ، جب میر نہال نفرت کرتا ہے اصغر کے دوگلے سٹائل سے۔ دوگلا پن کا سٹائل وہی نا کہ اوپر سے مسلم اور کپڑے انگریزوں والے، کہ وہ تم کیوں یہ انگریزی کپڑے اور انگریزی جوتے پہنتے ہو، ان کو وہ پسند نہیں کرتا تھا۔ میر نہال جو ہوتا ہے وہ ہمیں نمائندہ بن کے دکھایا گیا ہے اولڈ آرڈرز کا، اور اصغر ہمیں نمائندہ دکھایا گیا ہے نئے آرڈرز کا۔ یہ دونوں کو آپ کریکٹر میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ میر نہال جو ہے وہ ہمیں دکھا رہا ہے جناب کہ کس طرح سے اصغر جو ہے وہ سرزش ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے باپ سے، تو وہ اپنے فیشن انگلش کرتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے، یہ سیم کوٹیشن آئی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، دیکھیں اگین یہی یوز ہو گیا، یعنی کوئی بھی کوشچن آئے گا آپ نے یہ کوٹیشن سیٹ کر لینی ہے۔ آگے آ جائیں گے تو ہمیں ان کا جنسی تناؤ دکھائی دیتا ہے۔ جنسی تناؤ تھا نا میل اور فیمیل کے حساب سے، یہ سارا تو اس نے ہمیں دکھایا ہے۔ اور پھر اس کے اندر اس کی کچھ خفیہ چالیں بھی چلتی ہیں جو کہ ہر سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں۔ کوئی بھی ایسی سوسائٹی نہیں ہے جو کہ اس قابل ہو کہ وہ اس چیز کی مزاحمت کر سکے، اپنے اس چارم اور بیوٹی کی مزاحمت کر سکے، یا ان کے سیکوینسز کو ٹھیک کر سکے، اس کی ترتیب کی مزاحمت کر سکے۔ ایون اٹ کین ناٹ بی ڈسکسڈ اوپنلی۔ بعض تو ہوتے ہیں نا جو اپنے اس سیکسول سٹرین کو بتاتے نہیں ہیں، دیکھیں متوائفوں کے قصے وسے چھپا دیتے ہیں، بھلا اپنے ہیرو کو اخلاقی دکھاتے ہیں، لیکن اس نے ہمیں دکھایا ہے، کوہرنٹ کے ساتھ دکھایا ہے اس نے، بڑے طریقے کے ساتھ۔ اور پھر وہ دکھاتے ہیں کہ جناب اس کے ذریعے برا سلوک جو ہوتا ہے عورت کے ساتھ لگا لیں یا کسی بھی مسٹریس کے ساتھ لگا لیں، وہ سارا دکھایا جاتا ہے۔ اور ساتھ چلتے چلتے اس کے کچھ ان کو اینیکوڈیٹس دکھائی جاتی ہیں، اس کے اندر کچھ ہمیں اندر کی باتیں جیسے کہتے ہیں نا فوک کہانیاں، وہ دکھائی جاتی ہیں، کچھ ہمیں لطیفے بنا دیے جاتے ہیں، مزاحیہ کہانیاں بتائی جاتی ہیں جو اس میں شامل ہوتی ہیں، کیسے بدسلوکی ہوتی ہے، کیسے یہ اندر کے چھپے ہوئے راز جو ہمیں بتاتے ہیں، کیسے مزاح کرتے ہیں یہ لوگ، یہ سارا کچھ دکھاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں لے جاتی ہیں، اور یعنی یا تو سیدھے طریقے سے ہمیں بتا دی گئی، یا اس نے ہمیں چھپا کے بتائیں، لیکن حوالے دیے ہیں رائٹر نے ان چیزوں کے، شناخت کروائی ہے ہمیں اس نے ان تمام معاملات کے ساتھ کہ کس طرح سے یہ سب چیزیں الگ ہیں۔ جنس موجود ہے ہمارے معاشرے میں، جنس پر ہی ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، یعنی مرد ہے تو اس کو اور ویلیو دینی ہے، لیڈی ہے تو اسے اور ویلیو دینی ہے، اور یہ سارا کا سارا رائٹر نے دکھایا کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ کتنی سیگریگیشنز ہے، سیگریگیشن ہے، ایگریگیشن یعنی
کٹی پھٹی سی بالکل علیحدہ الگ ہے. زنانہ اور مردانہ میں یہ علیحدگی کیوں ہے؟ اور بڑے اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں معاشرے کے اندر. پرانی آپ فلمیں دیکھیں گے نا کوئی 60 اور 50 کی دہائی کے، تو وہاں یہی معاشرہ چل رہا تھا، بے شک انڈین لگا لیں یا پاکستانی لگا لیں. پھر اس نے بتایا ہے کہ ان کے اندر کوئی بھی قسم کا ضابطہ نہیں ہے، کسی قسم کا بھی معاہدہ نہیں ہے. دونوں کیا کانٹریکٹ کریں گے؟ بات کریں گے تو کانٹریکٹ ہوئے گا نا، اور کانٹریکٹ ہوئے گا تو انٹریکشن ہوئے گی عورت اور مرد کے درمیان، کیونکہ جنسی لحاظ سے وہ ایک دوسرے کو بس دلی لبھا سکتے ہیں، ویسے ان کا اور کوئی کام نہیں. بڑی گھٹن ہے یہاں پر. اور یہ سارے کے سارے پرانے مذہبی آرتھوڈاکس ہوتے ہیں، پرانے مذہبی سٹائل، جیسے بابا آدم کے زمانے کے پرانے فیشن کا بندہ ہے یہ، تو اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں. تو پہلے تو لوگ ایک چارپائی پہ بھی نہیں بیٹھتے تھے، جو ہمارے بڑے بزرگ ہوتے تھے. اب ہم نہیں ابھی بھی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں صوفے پہ بچوں کے سامنے. پہلے کی نہیں چلتا تھا یہ باتیں جو تھی نا، وہ بڑے کٹر مذہبی لوگ ہوتے تھے. سوسائٹی چینج ہوئی ہے تو کتنا کچھ چینج ہو گیا رائٹر نے. تو اب ہمیں 1911 کے حالات بتائے ہیں، اور آپ اندازہ کر لیں 1947 کے بعد تبدیلیاں آئی. پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو 1980 کے بعد، 1980 تک تو بڑا برقع بھی لازم سمجھا جاتا تھا. جب یہ لوگ جمہوریت لے کے آئے، ڈیموکریسی لایا، تو برقعے شرقے بھی ختم ہو گئے. آپ لوگوں کی پیدائش کے بعد تو برقعے ختم ہو گئے. ہم لوگوں نے تو اپنے بڑوں کو برقعوں میں دیکھا ہے نا، چادروں میں دیکھا آپ نے. اب آپ کے بچے آپ کو دوپٹوں میں دیکھتے ہیں. ان کے اگلے والے دیکھیں ہوں گے دوپٹے بھی انہوں نے اتار دینے، یعنی چینجنگ آ جائے گی، اتنا چینج ہوئے گا. اب یہاں پر سوسائٹی دکھا رہا ہے کہ یہ جو سوسائٹی ہوتی ہے اس میں سے کیا نکالا جاتا ہے، اس کی شکل نکالی جاتی ہے، اور پھر اسی کے نقوش نکلتے ہیں کہ کیسے بعض اوقات یہ لوگ استغفر اللہ ہومو سیکشولیٹی، ہم جنسی کے بھی چکروں میں پڑ جاتے ہیں، وزٹنگ کرتے ہیں پروسٹیٹیوٹس کی، اور یہ برائیاں معاشرے میں پائی جاتی ہیں. اور اس نے شرم نہیں کی، یعنی اچھائیاں برائیاں اس نے سب دکھائی ہیں. عورتوں کی نیچر اس نے دکھائی، ان کے جذبات، ان کے احساسات، ان کے کتنے بھی قسم کے خیالات تھے، ان کے دل میں جو کچھ پایا جاتا تھا وہ دکھایا. اور دکھایا کہ ان کو سکھایا جاتا ہے بچپن سے ہی کہ کس طرح سے انہوں نے دباؤ میں رہنا ہے اپنی فیلنگ کو، یعنی فیلنگ کا اظہار نہیں کرنا ہے. اور وہ بیچاری سائیکو ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتی ہیں، کچھ ہسٹیریا کا شکار ہو جاتی ہے، کچھ دیوانگی میں. یہ اس کی نا میر نہار کی بیگم بھی دیوانگی میں آ جاتی ہے نا، اسے دورے پڑنے لگ جاتے ہیں، اس کے دماغی پرابلم ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ اپنے وہ فیلنگز کو سپریس کریں گے نا، تو دباؤ کا پریشر آپ کے مائنڈ پہ جاتا ہے. اسی طرح سے اسکیپزم تھیم ایک اور آگے آپ کے پاس جناب، یہ کیسے فرار حاصل کرتے ہیں. اور وہ خاص تھیموں میں اس نے دکھایا. میر نکھار جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے فراہی سست قسم کا کردار، اس قسم کا آدمی سمجھا جاتا ہے، اور اس کی خاص دلچسپی ہوتی ہے صرف کبوتر اڑانے میں یا وزٹنگ کرنے میں، جو کہ اس کی ایک کورٹیسیز ہوتی ہے. کورٹیسیز یہاں پر این ڈال دیے انہوں نے، ویسے یہاں پر یو نہیں تھا، کورٹیسیز. یہ جناب اس کی جو طوائف ہوتی ہے اس کے پاس جاتا ہے، جو اس کی کھیل ہوتی ہے اس میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے، کبوتر اڑانے میں انٹرسٹ ہوتا ہے، ٹائم ویسٹ کرنے میں انٹرسٹ ہوتا ہے، جو کہ وہ کہتا ہے سونا بنا دوں گا اس کے. تقریباً دکھائے گا سارے کے سارے جو مرد ہیں نا وہ بھگوڑے ہی ہیں، وہ اسکیپزم، فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں. جبھی تو اس نے ٹائم اور ٹائڈ کا تھیم دیا ہے، مختلف بیکار قسم کی اور جو جن کا کوئی کام نہیں ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں، جیسے معمولی ایکٹیویٹیز میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. اس کے بعد دکھایا جہاں اس نے کہ یہ بڑے ہی سینسٹیو اور انٹلیکچوئل قسم کی چیزیں تھیں جو کہ اس نے بتائی، کیونکہ جذبات پہ بات کرنا، ایک بڑی حساس موضوع پہ بات کرنا اور بڑے دانشورانہ طریقے سے بات کرنا، یہ رائٹر کا کام ہی ہوتا ہے. پھر وہ فلسفیانہ طریقے کو آزماتا ہے اور اس کے ذریعے ہمیں اپنے تاثرات دیتا ہے، لیکن حقیقت کے رنگ میں رنگے جانے کے بعد ڈیٹیل دیتا ہے. وہ ہمیں ہر ایک منٹ کی ڈیٹیل دیتا ہے، لمحہ لمحہ ہمیں بتاتا ہے. رائٹر نے ہمیں تقریباً ساری کی ساری ڈسکرپشنز بتا دی ہیں، اور ہر قسم کی اس نے ڈسکرپشن ہمیں بتائی ہے. اگر انگلش ہے یا اگر اس کی انگلش اپنی نیٹیو لینگویج ہوتی تو جناب وہ کسی کو بھی آگے نہ آنے دیتا، میچ لیس ہوتا. کیونکہ نیٹیو کا یہ ناول زیادہ اٹھاتے ہیں نا بنسبت یہ نان نیٹیو کا. لکھا تو اس نے انگلش میں ہی ہے، چھپوایا بھی اس نے برٹش میں ہی ہے، لیکن برٹشرز اس کو اتنا نہیں اٹھائیں گے جتنا وہ کسی نیٹیو کا اٹھائیں گے. لیکن یہ کلچر بھی تو ڈفرینٹ ہے، کردار بھی ڈفرینٹ ہے، اور کچھ اس نے اس میں اردو کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں. تھیم ہمارے ڈن ڈیئر